हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट 8 और हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने 4 फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट फंक्शन है वो कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग टू डायरेक्टिंग हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अगर हम लोग प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टिंग तक अगर हम लोग बात करें तो वहाँ तक हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, या जो एक्टिविटी हम लोगों ने परफॉर्म किया वो एक्टिविटी कितने बेटर तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म किया। केवल परफॉर्मेंस दे देना ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, कितने बेटर तरीके से आपने परफॉर्म किया है, विथ कितने रिसोर्सेज के साथ आपने परफॉर्म किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट नहीं करें तो हम जान नहीं पाएंगे कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया और हम लोगों को क्या परफॉर्मेंस देना था। ओके, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग के बारे में, तो कंट्रोलिंग ये बताएगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, या प्री डिटरमाइंड गोल जो हमारा है या जो एक हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक हम कैसे रीच कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, कंट्रोलिंग किस में इन्वॉल्व होता है? कंपैरिजन में। किस चीज़ का ये कंपैरिजन करता है या किस चीज़ को ये कंपेयर करेगा? जो हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस देंगे विथ द प्लान्ड परफॉर्मेंस। ओके, हम लोग सबसे पहले अगर मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन की बात करें प्लानिंग, तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, प्रेजेंट में रह करके हम लोगों ने फ्यूचर के लिए प्लान किया। कल हम लोग क्या करने वाले हैं उसके लिए हम लोगों ने आज प्लानिंग किया। तो हम लोग जो आज पर प्लानिंग करेंगे वो हमारा क्या होगा? प्लान परफॉर्मेंस होगा। हम लोग जो एक्टिविटी फ्यूचर में करने वाले हैं उसको हम लोगों ने अपने प्लानिंग में मेंशन कर लिया है, तो वो हमारा हो गया प्लान परफॉर्मेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवा रहे हैं या एक फर्म को रन करवा रहे हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोग कल प्रोडक्शन करेंगे, किस गुड्स का प्रोडक्शन करने वाले हैं, या उसमें कौन सा रॉ मटेरियल हम मिलाने वाले हैं या कौन से रॉ मटेरियल के साथ हम करने वाले हैं, ये सारा कुछ हम कहाँ मेंशन करेंगे? जब हम प्लान करेंगे। ओके, जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये सारा कुछ हम वहाँ पर मेंशन करते हैं, लेकिन जब हम उसी चीज़ को एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं, जब समय आता है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, तो हम वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किस में कंपैरिजन करेंगे? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया और जो प्लान परफॉर्मेंस था। ओके, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th का प्रिपरेशन किया, जिन्होंने 12th का प्रिपरेशन किया, तो उन लोगों ने एग्ज़ाम से पहले क्या किया? अपने आप को प्रिपेयर किया, रेडी किया। ओके, रेडी कैसे किया? उन्होंने बुक्स को पढ़ा, नोट्स को पढ़ा, सिलेबस को जाना कि हमारे सिलेबस में कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ये सारा कुछ उन लोगों ने गो थ्रू किया। अब गो थ्रू करने के बाद उन्होंने अपने पूरे पोटेंशियल और स्किल को लगा दिया कि मुझे अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। अच्छा मार्क्स स्कोर करना वो कहाँ मेंशन होगा? हमारे प्लान में मेंशन होगा। हमें अच्छे से परफॉर्म करना है, वो कहाँ मेंशन होगा? हमारे प्लानिंग में मेंशन होगा। जब 2-3 महीने के बाद फाइनल एग्जाम होगा तो वो वहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्चुअल में उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। जितना एक स्टूडेंट ने प्रिपरेशन किया उसने अपने एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन में मूव ऑन किया,
उसके पास जितना नॉलेज था उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उसने चीज़ों को एक जगह गैदर किया, जमा किया और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को इंगेज किया, सो दैट जब परफॉर्मेंस का टाइम आएगा तो वो स्टूडेंट एक क्लासरूम में जाकर के अपना एग्ज़ाम देगा। ओके, उसने देखा कि मेरा जितना सब्जेक्ट था और उस सब्जेक्ट में जितने टॉपिक्स थे, हमने उस सारे टॉपिक्स को, ईच एंड एवरी टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, सो दैट वो अपने साइड से ओके है कि मैंने अपना 100% दिया। लेकिन जब परफॉर्मेंस की टाइम आएगा तो उसने परफॉर्मेंस किया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे जितना हमारा प्रिपरेशन था और कितना हम लोगों ने परफॉर्म किया। देन आफ्टर इफ देयर इज एनी डिफरेंसेस और डेविएशन, देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डिफरेंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। ये बोलता है कि अगर हम लोगों ने परफॉर्म किया और जो हमारा प्लान था दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस आते हैं, ओके, दोनों में अगर सिमिलैरिटी नहीं है, डिफरेंसेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसेस के रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक स्टूडेंट ने बहुत एफर्ट्स लगाया, अपनी एनर्जी को लगाया, अपने पोटेंशियल को यूज़ किया और चीज़ों को एक जगह जमा करके उसने पढ़ाई की। जितनी एक्टिविटीज़ थी उसकी जो उसको पढ़ाई की तरफ नहीं आने देती थी, उसने सारी एक्टिविटीज़ को छोड़ दिया और अपने आप को केवल और केवल पढ़ाई के लिए लगा दिया, क्योंकि उसे अच्छा मार्क्स स्कोर करना था। लेकिन जब उस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया जहाँ पर उसको एक्चुअली परफॉर्म करना था, जिसके लिए उसने सारी मेहनत की, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो वो उसके डिज़ायर्ड के अनुसार नहीं था। ओके, जितना उसने मेहनत किया उस हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं था। उसको था कि मुझे कम से कम भी आएगा तो 95% आएगा, लेकिन उस बच्चे का जो है रिजल्ट 85 आया। ओके, 10% कम आया। तो अब जब 10% कम आया है रिजल्ट हमारा, तो डिफरेंसेस कितना का रह गया, 10% का। अब 10% क्यों कम आया, अब उस रीज़न को फाइंड आउट करना है। कंट्रोलिंग ये बोलता है कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और आपका जो प्लान परफॉर्मेंस था उसमें अगर कोई डिफरेंसेस हो तो उसको आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन के बाद जो हमें डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं या जो हमें एक डिफरेंसेस का रीज़न मिल रहा है, अब हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग द रीज़न, कारण फाइंड आउट करना है कि वो डिफरेंसेस क्यों आया। ओके, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस। अब हमें पता चला कि हमारा जो मेहनत था उसमें 10% जो है वो कम आ गया हमारा। हमने जितना सोचा था उसमें हमारा 10% कम आ गया। तो ये रीज़न अब हमें फाइंड आउट करना है कि 10% कम क्यों आया। अगर ये मार्क्स हम 10th की बात करते हैं, अब हम जब एग्ज़ाम 12th का देंगे तो ये सेम चीज़ रिपीट नहीं हो 12th में, हम वहीं पर क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे या करेक्टिव मेजर्स लेंगे कि ये चीज़ फ्यूचर में दोबारा रिपीट नहीं हो। उसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाते हैं जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या गुड्स को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर हम बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए एक प्लानिंग कर रखा है कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करने वाले हैं, कितने रिसोर्सेस के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। सो अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होता है या कुछ मिस्टेक्स होता है या कुछ डिफरेंसेस आता है, तो उस डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे, वहीं पर कंटिन्यू करते चले जाएंगे या स्टॉप करेंगे, या वहाँ पर रुक करके हम करेक्टिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमें लगेगा करेक्टिव मेजर और एक्शन, जो हमें लगेगा कि नहीं हमें यहाँ पर थोड़ा देर रुकना चाहिए और इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ओके, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं,
लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है, उसका पर्पस जो है कि मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो एक प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो है नहीं, वो लंबे समय के लिए है। क्योंकि हम बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके किसी फर्म को इस्टेब्लिश करते हैं या किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम पहले से ही ये सोच लें कि नहीं हमें केवल 1 से 2 साल रहना है, तो उसको इस्टेब्लिश करने का मकसद क्या रह जाएगा? फिर हम अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करेंगे और समय को भी, टाइम को भी वेस्ट करेंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए। अगर हम उसमें टाइम टू टाइम इवैल्यूएट नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को जज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करेंगे, तो हमें रीज़न नहीं मिलेगा। हमें रीज़न नहीं मिलेगा तो हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर हम करेक्टिव एक्शन लेते चले जाएंगे टाइम टू टाइम, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को ज़्यादा ब्राइट बनाएंगे। ओके, सेम एग्जाम्पल हम लोग फिर लेते हैं। अगर इस बच्चे ने क्लास 10th में देखा कि मेरा जो 10% जो का मार्क्स का कमी रह गया, मुझे 95 चाहिए था बट उसने 85 स्कोर करा, तो 90, अब वो मार्क्स को क्या कर सकता है? अब उसको दोबारा तो एग्ज़ाम देगा नहीं, लेकिन वो चीज़ें फ्यूचर में रिपीट नहीं हो, वो क्या करेगा? जब वो क्लास 12th में आएगा तो वो अपनी पुरानी चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। जो उसने परफॉर्म दे दिया था क्लास 10th में, अब वो देखेगा कि उसमें कहाँ पर मिस्टेक किया था, कहाँ पर उसमें कमी रह गया था, जो 10% उसका कम आया। अब वो फ्यूचर के लिए वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं करेगा। क्यों रिपीट नहीं करेगा? क्योंकि उसने करेक्टिव एक्शन लिया है। ओके, करेक्टिव एक्शन हम ले लेते हैं टू स्टॉप दोज रीजंस, तो उन कारणों को रोकने के लिए। अगर हम स्टॉप नहीं करेंगे रीजंस को, या जो कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा साबित नहीं होता है, जिससे हमें लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं या हमारे फ्यूचर के लिए वो लॉसेस बहुत ज़्यादा ब्लंडर क्रिएट कर सकते हैं, तो एट अ टाइम वहाँ पर स्टॉप होकर के उस रीज़न को हम लोग वहीं पर रिपीट नहीं होने देते हैं। अगर हम उसको एज इट इज़ छोड़ते चले जाएंगे तो वो और बढ़ता चला जाएगा, और जब वो बढ़ता चला जाएगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे, सो दैट दे डू नॉट रीऑकर इन फ्यूचर। अगर हम लोग करेक्टिव मेजर लेते हैं या एक्शन लेते हैं उस कारण को रोकने के लिए, तो वो कारण जो है वो रीऑकर यानी रिपीट नहीं होगा। कब रिपीट नहीं होगा? फ्यूचर में रिपीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रेजेंट में ही उस चीज़ को स्टॉप कर दिया है। उस रीज़न को या उस कारण को हम लोगों ने उसी मोमेंट में या उसी टाइम पर हम लोगों ने दोबारा होने नहीं दिया। अगर हम लोग उसको छोड़ देते, एज इट इज़ छोड़ देते, तो वो चीज़ दोबारा फ्यूचर में रिपीट होता, और जब वो फ्यूचर में रिपीट होता तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी बातें नहीं होती। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड इफिशिएंटली। तब हम क्या कर सकते हैं? वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होंगी। अगर वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम उसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, पूरा करना ये है, लेकिन उस चीज़ को हम बहुत ही बेटर तरीके से कैसे फुलफिल कर सकते हैं? क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी को हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, क्यों? अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो केवल प्रोडक्शन करना ये हमारी एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन करना है लेकिन केवल एक्टिविटी नहीं है। प्रोडक्शन करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हम जिन रिसोर्सेज का उपयोग कर रहे हैं, क्या वो रिसोर्सेज सही तरीके से हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं? क्या उसका वेस्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है?
अगर हम इसको टाइम टू टाइम कंपेयर नहीं करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, तो हम अपनी एक्टिविटी के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो कंट्रोलिंग के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि कंट्रोलिंग जो है वो कंपेयर करता है हमारे परफॉर्मेंस को हमारे प्लान परफॉर्मेंस से। ओके, देन ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करता है। डिफरेंसेस में हमें क्या पता चलता है, रीजंस पता चलता है, और उस रीजन को हम एक करेक्टिव मेजर या एक्शन के थ्रू हम लोग उसको रोकते हैं, और रोकने के बाद हम लोग उसको दोबारा रिपीट नहीं होने देते। ओके, और अगर हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे तो हम लोग अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे। अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को अच्छा बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग बहुत ही बेटर तरीके से पूरा कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं या कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या उसका क्या इम्पोर्टेंस है? द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमारा हेल्प करता है। कौन हेल्प करेगा? तो कंट्रोलिंग हेल्प करेगा। द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो क्या मेजर्स करता है? हमारे प्रोग्रेस को, किस ओर? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक किस तरीके से रीच कर सकते हैं, किस मैनर से हम लोग रीच कर सकते हैं, किन किन प्रोसेस को हम लोग यूज़ करके या किस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल तक रीच कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ये देखता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव तक तो रीच करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल तक तो रीच करना है। केवल रीच कर जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोग कैसे रीच करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग वहां तक रीच करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इंडिकेट्स डेविएशन इफ एनी टू टेक करेक्टिव एक्शन। अगर वहां पर कोई डिफरेंसेस आती हैं, ओके, तो वो क्या करेगा? करेक्टिव एक्शन लेगा। एट दैट मोमेंट या उस पॉइंट पर या उस जगह पर हम क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन लेंगे। अगर हम करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे इग्नोर करते चले जाएंगे, उसको वहाँ पर हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे और वो बार बार रिपीट होता चला जाएगा, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। ओके, एक तो कंट्रोलिंग क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है कि हमने कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, वो हेल्प भी कर रहा है और साथ में ये भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है कि आप वहाँ पर उस चीज़ को कंपेयर करो, डिफरेंसेस आ रहे हैं उसके रीजंस को फाइंड आउट करो, और रीज़न को फाइंड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया या सही एक्शन आपने उस टाइम नहीं लिया जिस समय आपको लेना था, तो हो सकता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमाए, या उसका जो प्रॉफिट कमाने का मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन है वो नहीं हो, लॉसेस ज़्यादा बेयर करना पड़े या उसको ज़्यादा हमें लॉसेस को फेस करना पड़े। तो इस तरीके से अगर हम टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन लेते रहेंगे, चीज़ों को इवैल्यूएट करते रहेंगे, तो हम अच्छे से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फॉर इवैल्यूएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, a good control system enables management to verify whether the standards set are accurate or not. ओके, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करवाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। जो भी इस बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है वो अपने बिजनेस के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है।
ओके। वो स्टैंडर्ड क्या होता है? वो स्टैंडर्ड ये होता है कि वो एक क्राइटेरिया बनाता है और उस क्राइटेरिया में हमें अपने आप को डाउन नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम उस स्टैंडर्ड को रीच करने का प्रयास करेंगे या उस स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे। तो कंट्रोल, एक अच्छा जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है या जो एक अच्छा कंट्रोलिंग फंक्शन है, वो क्या करता है? इनेबल्स द मैनेजमेंट टू वेरीफाई। बार बार उन्हें वो चेक करवाता रहता है, उनको बोलता है मैनेजमेंट को कि भाई आप वेरीफाई करते रहो। अगर आप टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहोगे, वेरिफिकेशन करते रहोगे, चीज़ों को वेरीफाई करते रहोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट यानी सही है या नहीं है। हमने बहुत अच्छा प्लानिंग कर लिया, बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को जमा भी कर लिया, लेकिन हम उस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम बिजनेस करने वाले हैं, वो जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हम बिजनेस करने वाले, वो जो एरिया है जहाँ पर हम बिजनेस करने वाले, हो सकता है वो सही नहीं हो, या जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाया है वो स्टैंडर्ड सही नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। हमारे कस्टमर का स्टैंडर्ड कुछ और है और हमारे प्रोडक्शन हाउस का स्टैंडर्ड कुछ और है। हमारे कस्टमर कुछ और स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट चाहते हैं, हमारा प्रोडक्शन हाउस किसी और स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है जो कस्टमर को पसंद नहीं आएगा, या कस्टमर उस स्टैंडर्ड के लिए हमको पेमेंट या हमको भुगतान नहीं करेगा, तो हमारा जितना एनर्जी है वो सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम हम इवैल्यूएट करते रहेंगे, कि अपने स्टैंडर्ड को वेरीफाई करते रहेंगे बाय केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को हम क्या करते रहेंगे? टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, और ये भी हमें पता लगेगा कि हमारे एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उस स्टैंडर्ड के लिए मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि जो कंपनी का ऑनर है, जो कंपनी का बॉस है, उसने अपना बेस्ट दिया, बेस्ट प्लानर को हायर करके उसने प्लानिंग किया, चीज़ों को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, अच्छे या वेल क्वालिफाइड स्टाफ्स को उसने हायर किया, उनको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड किया, लेकिन उन्हें वो टाइम टू टाइम चेक नहीं करेगा, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि जो उनके वेल क्वालिफाइड स्टाफ्स हैं, एम्प्लॉय जो हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को रीच कर पा रहे हैं या नहीं, या वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है और हम उसे टाइम टू टाइम वेरीफाई नहीं करेंगे, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही डायरेक्शन में उसका प्रोडक्शन हो पा रहा है या नहीं, या जो हम लोगों ने कि स्टैंडर्ड मेजर किया है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं या नहीं। केवल प्रोडक्शन करते चले जाना ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, साथ में उसके स्टैंडर्ड्स को भी हम क्या करेंगे? टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 वी हैव इज मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अगर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया है, तो इस्टेब्लिश करने का एक पर्पस होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। उस ऑब्जेक्टिव को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होगा। ओके, अब हमारे पास अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? फंड होना चाहिए, जिसे हम मनी बोलते हैं।
अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा, क्या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। देन आफ्टर हम ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करेंगे, देन हाई टेक्नोलॉजी को या हाई मशीनरी को हम बोल सकते हैं, या टेक्नोलॉजी को, देन, है ना। तो और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो मनी भी हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, हाई टेक्नोलॉजी भी है और रॉ मटेरियल भी है। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, किसी भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है, अब जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल हैं, क्या हम उनको सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं? ये हमें कब पता चलेगा? जब हम कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हमारा मैनेजर, जब हमारा मैनेजर टाइम टू टाइम चीज़ों को कंपेयर करता है, चीज़ों को इवैल्यूएट करता है, जज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के प्रोसेस से, तो उसको पता चलता है कि हमने कौन से रिसोर्सेज को कितने परसेंटेज में यूज़ किया है, किस रिसोर्सेज को हमने किस रेशियो में यूज़ किया है। और अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो उसे रिड्यूस कर पाएंगे। कंट्रोलिंग फंक्शन के माध्यम से हम ये बता पाएंगे कि हमने कितना वेस्ट पहले किया था और हमें अब फ्यूचर में वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो होगा। हम बिल्कुल भी वेस्टेज को एलिमिनेट नहीं कर सकते या बिल्कुल भी वेस्टेज को रोक नहीं सकते, लेकिन हम वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर हमारा जो वेस्टेज है वो बढ़ता चला गया तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा तो हमारा जो प्रॉफिट है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन हमने अपने बारे में क्या सोचा है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम तभी अर्न कर पाएंगे जब हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। और हम कॉस्ट को तभी मिनिमाइज कर पाएंगे जब हम अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज को रिड्यूस कर पाएंगे। आप अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करो या टेक्नोलॉजी की बात करो, रॉ मटेरियल की बात करो या पैसे की बात करो, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका इफ़िशिएंट तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ऑल बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग और बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग या कंट्रोल के माध्यम से, कंट्रोलिंग के माध्यम से हम उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कब, कैसे और कहाँ कितना रिसोर्सेज का उपयोग करना है। Next point we have is point number 4, improving employees motivation. A good control system ensures that employees know well in advance that what they are expected. कंट्रोलिंग फंक्शन ये बताता है कि हम अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉय को कैसे इनकरेज कर सकते हैं। तो एक अच्छे कंट्रोल सिस्टम के साथ हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉय से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, या अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके एम्प्लॉय से वो क्या होता है कि वो एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम समय हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दे, यानी जितना उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है या जितनी बातें बताई गई हैं कि आपको इतना समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देना है, तो वो उतना समय क्या करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में देगा। उसके पास जितना नॉलेज है, स्किल है, वो उस नॉलेज और स्किल को कहाँ यूटिलाइज करेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये जो एक्सपेक्टेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है।
ओके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू एक स्टाफ को हायर किया, तो एक उसका एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि अगर ये एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर तरीके से डेवलप कर सकता है। इसके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी वो एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी, उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होगा। हम ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करता है कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को मैच करे। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड को तभी मैच करेगा जब हम उसको पहले से चीज़ें बता देंगे। इट डज मोटिवेट्स एंड हेल्प देम टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्सपेक्टेशन होता है, एट द सेम टाइम अगर हम एम्प्लॉय के बारे में बात करें तो एम्प्लॉय भी ये चाहता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दूं, हमारे द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाएगी मैं उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं। ये हम कब कर पाएंगे या कब हम देख पाएंगे अपने एम्प्लॉय के अंदर, जब हम उसे पहले से बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करवा देंगे। हम उसको बता देंगे कि आपको क्यों हायर किया गया है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट दिया तो आपका इंक्रीमेंट होगा या आपका प्रमोशन होगा, वो दूसरी बात है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग फंक्शन क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर। कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, और वो एटमॉस्फेयर किसका होता है? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन का। ओके, इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं या अच्छे तरीके से हम उसको रन करवाना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मैनर में फॉलो करना होगा। ओके, और करवाना भी होगा। अगर हम एक क्लासरूम की बात करते हैं तो क्लासरूम में जहाँ पर मान लेते हैं 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं या 50 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर कैसे अच्छा होगा? जब क्लासरूम में टीचर प्लस स्टूडेंट एक डिसिप्लिन को फॉलो करे। ज़रूरी नहीं कि केवल स्टूडेंट्स को ही फॉलो करना है, टीचर को भी अपने अच्छे एटीट्यूड्स के साथ वहाँ स्टैंड करना है। ओके, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना है, क्योंकि टीचर को देखकर ही बहुत सारे स्टूडेंट इंस्पायर होते हैं। अगर टीचर डिसिप्लिन को फॉलो करते रहेंगे तो स्टूडेंट भी उनसे इंस्पायर होंगे, इनकरेज होंगे और वो भी उस चीज़ को फॉलो अप करते रहेंगे। इसी प्रकार अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम कैसे डिसिप्लिन और ऑर्डर को फॉलो अप करवा सकते हैं। अगर हम एक ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, ओके, जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उन सारे रिसोर्सेज को हम सही समय पर, सही स्थान पर, यानी राइट प्लेस पर और राइट टाइम पर हम अवेलेबल करवा दें। ओके, ऑर्डर हम इससे भी ले सकते हैं। ओके, और डिसिप्लिन का ये मतलब होता है कि जितने भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, जो वहाँ का पॉलिसी है, जो वहाँ का टर्म एंड कंडीशन है वो उसे टाइम टू टाइम फॉलो करते रहे। बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, फिर से हम आते हैं मैनेजर पे। मैनेजर क्या करता है? टाइम टू टाइम चेक करता रहता है, वेरीफाई करता रहता है क्या हमारे एम्प्लॉय हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में काम करवाए। ओके, तभी जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगा। अगर उसमें से एक भी एम्प्लॉय जो है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन में चीज़ों को फॉलो अप नहीं करता है तो उसके कारण जितने अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उससे इफेक्टेड होंगे। वो यही तो सोचेंगे कि ये जब टाइम पर नहीं आता तो हम क्यों टाइम पर आए।
तो इस कारण क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है या जिस तरीके से हम लोगों को परफॉर्मेंस देना था, हम शायद उस परफॉर्मेंस को उस तरीके से नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ओके, प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी जो पहले से हम लोगों ने सोच रखा है। कहाँ पहले से सोच रखा हम लोगों ने? जो हमने प्लानिंग किया था। प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड आर सेट फॉर गवर्निंग ईच डिपार्टमेंट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हो या अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स के लिए हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किया है। हर एक डिपार्टमेंट को उस स्टैंडर्ड को या उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है या उस क्राइटेरिया तक रीच करना है। ओके, क्यों रीच करना है? क्योंकि हमें एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाना है। एंड एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय हैं वो सारे लोग मिल करके कॉमन गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो अपना काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अपना काम करेगा, लेकिन वो सारे लोग मिल करके, सारे लोग कोऑर्डिनेशन के साथ, ओके, कोऑर्डिनेशन के साथ उस एक्शन को करेंगे। अगर हमें मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट निर्भर किस पे करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिपेंड किस पे करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। क्योंकि जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, हम क्वालिटी को चेक नहीं करेंगे, तब तक हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सप्लाई नहीं करेंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे तो वो उसे कस्टमर तक कैसे रीच कर पाएगा? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेशन पे भी ध्यान देता है। हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के अंदर हम ये भावना डेवलप करें या उनके अंदर इतना फीलिंग होना चाहिए कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। ओके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके हम चीज़ों को डेवलप करें। क्योंकि जो हमारा गोल है वो एक गोल है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा तो हमारा जो एम्प्लॉय है उसको भी बेनिफिट्स होगा। क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा तो उस पॉइंट पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या उसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो भी तो डेवलप होगा। क्योंकि जब प्रॉफिट कमाएगा तो उनका सैलरी भी इंक्रीज होगा, उनको इंसेंटिव्स मिलेगा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो उनको बोनस उनको प्रमोशन मिलेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप हो रहा है और एक एम्प्लॉय का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी डेवलप हो रहा है। और हमारे जो कस्टमर का डिमांड है, हम उस कस्टमर के डिमांड को भी पूरा कर पाएंगे कोऑर्डिनेशन के साथ। हम अपने कस्टमर के डिमांड को तक या उसका जो स्टैंडर्ड है वहाँ तक हम रीच कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।